हेलो दोस्तों, इंडो पीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 3, जो कि ज्योग्राफी 12वीं क्लास की ज्योग्राफी है। चैप्टर का नाम होगा मानव विकास। इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो भी दोस्तों ने नहीं देखा है वो कृपया देख लीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट के साथ प्रोवाइड किया जा रहा है आप लोगों को। कुछ टॉपिक इसमें देखे थे हम लोग पहला वीडियो में। आज देखने वाले हैं मानव विकास के ही दूसरा वीडियो, जिसमें ज्योग्राफी है। 12वीं क्लास का हर एग्जाम के लिए उपयोगी होगा ये। जैसे बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, जिसमें ज्योग्राफी पूछा जाएगा एनसीईआरटी से, वो इम्पोर्टेंट होगा। पूरा का पूरा चैप्टर एकदम आसान शब्दों में, ताकि एक बारी में आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आज चलो देखते हैं कहाँ से चालू करना है अपने सबको। मानव विकास में दूसरा वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, दूसरा क्लास में देखने वाले हैं मानव विकास की विशेषता। इसके बारे में देखते हैं मानव विकास की विशेषता कैसा कैसा विशेषता है। देखते हैं। सबसे पहले 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मानव विकास की विशेषता का वर्णन करें। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो देखते हैं मानव विकास की निम्नलिखित विशेषता है। जैसे देखते हैं, मानव विकास के लिए लोगों का शारीरिक परिवर्तन के साथ मानसिक परिवर्तन भी होता है। शारीरिक परिवर्तन के साथ मानसिक परिवर्तन भी होता है। इसमें मात्रात्मक की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन पर अधिक बल दिया जाता है। ये मानव विकास की पहला विशेषता है। क्या बोला कि मानव विकास के लिए लोगों का शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानसिक भी परिवर्तन होना होता है, जिसमें मात्रात्मक की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तन पर अधिक बल दिया गया है। दूसरा पॉइंट है, देखते हैं, विकास एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। विकास कैसा प्रक्रिया है? प्रगतिशील प्रक्रिया है। तो देखना है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से निकल जाता है। विकास कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है, प्रगतिशील प्रक्रिया है, या गुणात्मक प्रतिक्रिया है? इस तरह से ऑप्शन रहेगा। तो कैसा है? विकास एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। ये हमेशा चलता रहता है। विकास क्या होता है? हमेशा चलता रहता है, क्योंकि इसको रोक नहीं सकते हैं। जैसे मानसिक विकास, जैसे मानसिक लोगों के मानसिक विकास को नहीं रोक सकते। मानसिक विकास को रोक सकते हैं? एकदम बिल्कुल नहीं रोक सकते। क्या बोल रहे हैं? विकास एक प्रगतिशील प्रक्रिया है। ये हमेशा चलता रहता है, क्योंकि इसको नहीं रोका जा सकता। इसको रोक नहीं सकते हैं, जैसे मानसिक विकास। तीसरा नंबर में देखते हैं हम लोग, विकास एक परिपक्वता प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है? जब आदमी परिपक्व नहीं होंगे तो उसका विकास नहीं होगा। तो देखो, वृद्धि अलग चीज है, विकास अलग चीज। जब वृद्धि होगा तभी विकास होगा। बोले विकास एक परिपक्वता प्रक्रिया है। जब आपके अंदर समझ आ जाता है, जब आपके अंदर समझ आ जाता है, तब क्या होता है? लोगों का विकास होता है। क्या होता है? विकास। विकास एक कैसा प्रक्रिया है? परिपक्वता प्रक्रिया है। जब आपके अंदर, मतलब किसी भी लोगों के अंदर समझ आ जाता है, तो सोच लो क्या होता है? विकास। तो चौथा नंबर में देखने वाले हैं, वृद्धि की तुलना में विकास एक व्यापक हिस्सा है। वृद्धि की तुलना में विकास एक कैसा हिस्सा है? व्यापक हिस्सा है। इसमें व्यक्ति के जीवन काल में आय के सभी परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। बोले वृद्धि की तुलना में विकास एक व्यापक हिस्सा है। एक क्या है? व्यापक हिस्सा है। इसमें व्यक्ति के जीवन काल में आय के सभी परिवर्तन को शामिल किया जाता है। मान के चलो, पैसा कमा रहा है आदमी, तो वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो उस पैसे को सही जगह यूटिलाइज करने पर, यूज करने पर, वो यूज कैसे करेंगे? दिमाग से करेंगे ना, तो क्या होगा? वहां पे विकास हो जाएगा। कैसे क्या होगा? विकास हो जाएगा। विकास एक सतत कर्मिक प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? विकास एक सतत कर्मिक प्रक्रिया है। इसमें मानव का प्रत्येक अवस्था किसी न किसी माध्यम से जुड़ी होती है। जैसे मानव का शारीरिक विकास होने पर मानसिक विकास भी होता है। मानव का शारीरिक विकास होने पर मानसिक विकास भी होता है। क्या बोल रहा है? विकास एक
सतत कर्मिक प्रक्रिया है। इसमें मानव का प्रत्येक अवस्था किसी न किसी माध्यम से जुड़ी रहती है। जैसे मानव का शारीरिक विकास होने पर उसकी मानसिक विकास भी होता है। समझ में आया? क्लियर? तो ये मानव विकास का क्या था? विशेषता था। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं। मानव विकास। दो दक्षिणी एशियाई अर्थशास्त्री, दक्षिण एशिया के 2 अर्थशास्त्री कौन कौन? महबूबुल हक जो पाकिस्तान के हैं, अमर्त्य सेन जो भारत के हैं। अमर्त्य सेन ने 90 के दशक में पहली बार विकास पर विचार किया। 90 के दशक में पहली बार मानव विकास पर क्या किया? विचार किया। किसने किसने? महबूबुल हक ने जो कि पाकिस्तान का है, अमर्त्य सेन जो कि भारत का है। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूबुल हक ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर महबूबुल हक ने किया था कि मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जाए जो लोगों को विकल्प में क्या कर सके? वृद्धि कर सके। इसका मतलब ये कि मानव विकास कैसे होगा? जब तक लोगों को विकल्प नहीं देंगे, चांस नहीं देंगे, उसको बहुत ऑप्शन नहीं देंगे, तो लोगों का मानव विकास नहीं होगा। ये बात किसने कहा? महबूबुल हक ने। क्या कहा? मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? महबूबुल हक ने। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहाँ से भी निकल सकता है कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? महबूबुल हक ने। कहाँ का है? पाकिस्तान का। क्या क्या अवधारणा? कि मानव विकास का वर्णन एक ऐसा विकास के रूप में किया जाए क्या क्या जो लोगों के विकल्पों में क्या करता है? वृद्धि करता है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। ये किसने कहा? डॉक्टर महबूबुल हक। मानव विकास जीवन में क्या लाता है? सुधार लाता है। मानव विकास जीवन में क्या लाता है? सुधार लाता है। इसमें सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु क्या है? मनुष्य है। सही बात है। जितना भी विकास होगा वो विकास किसका होगा? मनुष्य का विकास होगा। तो बोला कि इसमें जितना भी विकास हो रहा है, इसमें सभी प्रकार के विकल्पों का केंद्र बिंदु कौन है? मनुष्य है। विकास का मूल उद्देश्य देखते हैं। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन जी सके। सार्थक जीवन मतलब कि आसानी से जी सके, जो चीज उसको चाहिए वो अवेलेबल हो जाए, उसी को बोलते हैं सार्थक जीवन। क्या बोलता है? विकास का मूल्य उद्देश्य क्या है? ऐसी दशा, ऐसा फैसिलिटी बोल सकते हैं, दशा भी बोल सकते हैं। ऐसा फैसिलिटी या ऐसा दशा को उत्पन्न करना जिसमें लोग सार्थक जीवन जी सके। मतलब लोग आराम से ऐसा फैसिलिटी तैयार करो जो लोग आराम से जिंदगी गुजर बसर कर सके। इसने का मतलब किसने? महबूबुल हक ने। तो महबूबुल हक ने बोल रहा है कि 1990 के में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया है। तो 19 कब क्या है? मानव विकास सूचकांक का निर्माण कब हुआ है? 1990 में, जिससे लोगों को विकल्पों में क्या हुआ? बढ़ोतरी हो सके, ताकि लोग आत्मसम्मान के साथ दीर्घ मतलब लंबा, दीर्घ मतलब लंबा और स्वस्थ जीवन जी सके। क्या बोल रहा है कि 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया है महबूबुल हक ने। करने का मेन पर्पस ये था कि इसमें लोगों के विकल्प में क्या हो सके? बढ़ोतरी हो सके, लोगों को चांस मिल सके, लोग चॉइस कर सके कैसे जीना है, कैसे नहीं हो सके, ताकि लोग आत्मसम्मान, अपना इज्जत के साथ, आत्मसम्मान मतलब अपना खुद का इज्जत के साथ और लंबा जिंदगी जी सके और स्वस्थ जीवन जी सके। ये बात का है। अब देखते हैं महबूबुल हक के अनुसार मानव विकास। महबूबुल हक के अनुसार मानव विकास। महबूबुल हक ने मानव विकास के बारे में कैसे अवधारणा दिया है देखते हैं। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। महबूबुल हक कौन थे? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, जैसे कि हम आपको ऊपर में बताए हैं। उन्होंने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की और 1990 में, कब क्या प्रस्तुत की? 1990 में। कब क्या है? 1990 में। मानव विकास सूचकांक, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है HDI, इंग्लिश में बोलेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, विकसित किया है, जो अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कार्यक्रम, अब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अमेरिका नहीं सॉरी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
तो एसडीआई किसने कौन प्रकाशित करता है? यूएनडीपी करता है, मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है। देखते हैं महबूबुल हक के अनुसार मानव विकास का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में। क्या उद्देश्य है? कि लोगों की गुणवत्ता में सुधार आए। लोगों की गुणवत्ता में क्या है? सुधार आए। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जी सके, लोग क्या कर सके? दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, लोग ज्ञान प्राप्त कर पाना, लोगों को ज्ञान प्राप्ति हो सके, एक अच्छा जीवन जीने के लिए पर्याप्त संसाधन का होना, ये मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। क्या बोला? ये बोला कि मानव विकास तभी हो सकता है जब लोगों की गुणवत्ता में क्या आए? सुधार आए, लोग दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके, लोग ज्ञान प्राप्त कर सके आसानी से, एक अच्छा जीवन जीने के लिए पर्याप्त संसाधन का हो पर्याप्त संसाधन हो। संसाधन मतलब उसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, ये सब संसाधन आराम से मिल सके, तब ये हो जाएगा मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष। अच्छा, लोगों को संसाधन तक पहुंचना, ये भी क्या है? लोग संसाधन तक पहुंचना, आराम से लोग संसाधन तक जो चीज का जरूरत है पहुंच सके। लोग स्वस्थ एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु है। स्वस्थ और शिक्षा भी मानव विकास के क्या है? केंद्र बिंदु है। देखते हैं उदाहरण में क्या है? एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता। बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। लेकिन निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा का उपचार नहीं कर सकते। एक अशिक्षित जैसे एक बगैर पढ़ा लिखा आदमी डॉक्टर नहीं बन सकता है, उसी तरह एक निर्धन निर्धन मतलब जिसके पास पैसा ना हो, निर्धन का मतलब जिसके पास पैसा ना हो, वो क्या कर सकता है? अपना इलाज नहीं करा सकता है, ये कहना। अब देखते हैं अमर्त्य सेन के। अमर्त्य सेन के अनुसार मानव विकास। अमर्त्य सेन भारत के मानवता के अर्थशास्त्री थे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछा जाता है ध्यान से। मान क्या बोल? अमर्त्य सेन भारत के मानवता के अर्थशास्त्री थे। कौन थे? मानवता के अर्थशास्त्री थे। और वो कौन थे? अर्थशास्त्री थे। ये मानवता के अर्थशास्त्री। अच्छा, अमर्त्य सेन के अनुसार मानव विकास व्यक्तियों की क्षमता और स्वतंत्रता में वृद्धि करना। अमर्त्य सेन के अनुसार मानव विकास क्या होगा? कि व्यक्तियों की क्षमता, व्यक्ति का क्षमता और स्वतंत्रता, व्यक्ति की आजादी में क्या करना? वृद्धि करना। कि वह केवल आर्थिक वृद्धि या आय में वृद्धि करना, न केवल आर्थिक वृद्धि और आय में वृद्धि। बोला कि लोगों को, व्यक्तियों को क्षमता बढ़ाओ, स्वतंत्र रहने में, स्वतंत्र में वृद्धि करो, स्वतंत्रता में वृद्धि करो, आजादी से घूमने में वृद्धि करो, न कि केवल उसके पैसे में, मतलब आर्थिक वृद्धि करो या आय में वृद्धि करो। ये कौन बोलता है? अमर्त्य सेन बोलता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अमर्त्य सेन भारत के मानवता के अर्थशास्त्री थे। अमर्त्य सेन के अनुसार विकास व्यक्तियों की क्षमताओं और स्वतंत्रताओं में वृद्धि करना, न कि केवल आर्थिक और आय में वृद्धि करना। इसमें करना व्यक्तियों की क्षमता में और स्वतंत्रता में। नोबेल पुरस्कार इसको मिला था। तो नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय के स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा है। क्या बोला है? नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विकास का मुख्य ध्येय, ध्येय का मतलब उसको देखने का नजरिया, के स्वतंत्रता में वृद्धि के रूप में देखा। स्वतंत्रता में वृद्धि भी विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। स्वतंत्रता में वृद्धि जैसे होगा, तब मानव विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम होगा। इसका उद्देश्य देखते हैं। अमर्त्य सेन के अनुसार मानव विकास का उद्देश्य लोगों को जीवन चुनने की वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करना। क्या बोले? कि लोगों को जीवन चुनने की वास्तविक स्वतंत्रता क्या करना? प्रदान करना। सही बात है, लोग अपने हिसाब से जीवन चुन सके, उसको वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान कर, रियल आजादी उसको देना।
जिन्हें वह महत्व दे सके, और वो जो वो चुनाव करेगा उसको क्या करेगा, वो महत्व दे सके, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आत्मसम्मान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बुनियादी जरूरतें क्या हो, शामिल हो। मुख्य उद्देश्य में क्या बोला, स्वास्थ्य, शिक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बुनियादी जरूरतों में बुनियादी जरूरतें शामिल हो। अब आ जाते हैं हम लोग मानव विकास के स्तंभ। मानव विकास के 4 स्तंभ, कल इससे पहले वाले वीडियो में भी देख चुके थे, कितना स्तंभ थे, 4 स्तंभ थे। उसमें से सबसे पहला स्तंभ जो था, स्तंभ था, उसी के बारे में पढ़ते हैं। मानव विकास के 4 स्तंभ। मानव विकास के विचार भी समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है। तो देखते हैं ये चारों क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं समता। क्या देखेंगे, मानव विकास के 4 स्तंभ में सबसे पहले क्या देखेंगे, स्तंभ में सबसे पहले देखेंगे समता। समता का अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति को अवसर उपलब्ध कराना, अवसर उपलब्ध कराना, मतलब ये समता हो गया, सबको बराबर उपलब्ध ये कराना, उपलब्ध कराना क्या, संसाधन या कोई भी चीज। क्षमता का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को अवसर उपलब्ध कराना और समान पहुंच की अवस्था करना, और समान पहुंच की क्या करना, अवस्था करना, सबको बराबर हक देना। लोगों को अवसर उपलब्ध कराना चाहिए बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के। कौन है वो, कैसा है, गरीब है, अमीर है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, या कैसा है, पहनावा कैसा है, कपड़ा सही है कि नहीं, बिना भेदभाव के। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको एक समान नजरिए से देखना चाहिए और उसको उपलब्ध कराना चाहिए क्या, अवसर। बिना लिंग के कि वो महिला है कि पुरुष है, बिना प्रजाति के, प्रजाति मतलब कौन है वो, बिना आय के वो गरीब है या अमीर है, बिना आय के। भारत के संदर्भ में जाति का विभिन्न भेदभाव के तथा बिना स्वार्थ के, और लोगों के बिना स्वार्थ के ये सब उपलब्ध कराना चाहिए। कि ये नहीं कि हम इसको हेल्प कर रहे हैं, इसका बाद में यूज करेंगे, फायदा करेंगे, ये नहीं, फायदा उठाएंगे, ये नहीं। क्या करना, एकदम बिना स्वार्थ के, बिना भेदभाव के, बिना प्रजाति के, बिना आय के, बिना लिंग के, बगैर देखे उसको क्या करना, अवसर उपलब्ध कराना। ये किसके अंतर्गत आता है, समता के अंतर्गत। देख लेते हैं, समता का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को अवसर उपलब्ध कराना और समान पहुंच की अवस्था करना, मतलब इस बराबर उसको हक देना, समाज में क्या करना, बराबर हक देना। लोगों को अवसर उपलब्ध कराना चाहिए बिना भेदभाव के, इसके बिना भेदभाव के। कैसा भेदभाव, बिना लिंग, वो लिंग कम मतलब ये कि वो महिलाएं हैं या पुरुष है, बगैर भेदभाव के करना है। बिना प्रजाति के कि वो किस प्रजाति से आते हैं, गरीब है, अमीर है, हिंदू है, मुस्लिम है, या बिना आय के वो कैसा है, बिना गरीब है कि अमीर है, कपड़ा कैसा पहना है, चप्पल पहना है कि नहीं पहना है, या लुंगी पे है या धोती पे है या पैंट पे, बिना। और भारत के संदर्भ में जाति का, जाति का बिना भेदभाव तथा बिना स्वार्थ के। और ये भी नहीं देखना कि कौन सा जाति का है कौन सा, और ये भी नहीं, स्वार्थ भी नहीं दिखाना है कि अभी हम इसको हेल्प कर रहे हैं, बाद में इसका यूज करेंगे। बगैर स्वार्थ के सबको क्या कराना है, अवसर उपलब्ध कराना। अगला देख लेते हैं, सतत पोषणीय, सतत पोषणीय, सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है। सतत पोषणीय क्या है, मानव विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि आने वाले पीढ़ी को समान अवसर मिल सके। सतत पोषणीय मतलब कि ऐसा यूज करना है कोई भी चीज संसाधन का, ताकि आने वाले पीढ़ी को भी वो यूज करने का मौका मिले। ये नहीं कि अपने ही सब यूज कर लिए, आने वाला जो पीढ़ी है उसको वो यूज करने का मौका ना मिले, ऐसा नहीं करना है। क्या बोले कि सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि आने वाले पीढ़ी को समान अवसर मिल सके। सतत पोषणीय वित्त, सतत पोषणीय वित्त एवं मानव संसाधन का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। सही बात है। सतत पोषणीय पर्यावरणीय वित्त, सतत पोषणीय पर्यावरणीय वित्त एवं मानव संसाधन,
जो भी पर्यावरणीय संसाधन है और मानव के लिए जो संसाधन है उसका उपयोग करना है, लेकिन भविष्य को ध्यान में रख कर करना है। अगर सब कुछ अपने से ही यूज कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम नहीं रख पाएंगे। पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचा देंगे तो आने वाली पीढ़ी को ये ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जैसे मानव संसाधन, ये जैसे प्राकृतिक संसाधन में पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, पानी हो गया, ये सब ऐसा यूज करना है ताकि हम लोग भी यूज कर सके और आने वाले पीढ़ी भी वो भी यूज कर सके। जैसे पानी का सही उपयोग करना, वृक्ष लगाना, ये सब क्या होगा, सतत पोषणीय। अच्छा, इसमें अगला पॉइंट देखते हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन को दुरुपयोग नहीं कर, संसाधन की या संसाधन का, यहाँ पे होगा का, संसाधन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये कौन सा था, सतत पोषणीय का था। अब देखते हैं उत्पादकता। मानव श्रम उत्पादकता, मानव मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता, लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। सही बात है, लोगों में क्षमता अगर उपलब्ध करा देंगे तो लगातार उस चीजों का निर्माण कर सकते हैं या उस चीजों को उत्पादन कर सकते हैं, उस चीजों को बना सकते हैं, कोई भी चीज बना सकते हैं। बोल रहे लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए, की जानी चाहिए। अगला देखते हैं। अब आ जाते हैं सशक्तिकरण। अच्छा, वो स्तंभ का ना 4 स्तंभ बताए, स्तंभ का कितना पॉइंट बताए थे, 4। सबसे पहले देखे थे समता, उसके बाद देखे थे सतत पोषणीयता, उसके बाद देखे उत्पादकता, और चौथा नंबर पे है सशक्तिकरण। वहां पे ब्लैक गलती से रेड पेन से लिखा गया है, लेकिन ये भी उसी 4 स्तंभ, उसी स्तंभ में से ये चौथा पॉइंट है। तो क्या बोलेंगे, सशक्तिकरण। लोगों को स्वतंत्र रूप से अपना विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त हो। बोला कि लोगों को स्वतंत्र रूप से, आजाद रूप से, आजादी से अपने से अपना विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि आपको एकदम चांस ही नहीं दे रहे, जो बोल रहे वही करना पड़ रहा है, वैसा नहीं। लोगों को स्वतंत्र रखना है और वो अपने हिसाब से अपना शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ये बोल रहा है सशक्तिकरण। लोगों को स्वतंत्र रूप से अपना विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त हो, मतलब आजादी दो उसको, कुछ भी कर सकता है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोक नीति की आवश्यकता होती है। सुशासन मतलब सही से शासन, और लोक नीति, लोगों का नीति, एक नीति निर्माण करना चाहिए ताकि लोग उसी नीति के माध्यम से अपना शक्ति प्राप्त कर सके। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े समूह को सशक्तिकरण का विशेष महत्व देना चाहिए। जो समाज में जो लोग रहते हैं उसके आर्थिक दृष्टि से जो वो पिछड़ा रहता है, पैसे फाइनेंशियल कंडीशन उसका खराब रहता है, तो उस वाले समूह को एक सशक्तिकरण का विशेष उस लोग वाले लोगों को सशक्तिकरण का महत्व विशेष देना चाहिए ताकि वो उभर सके, समाज में अपना अपना अस्तित्व बना सके। ये बात कर रहा है, फिर से देख लेते हैं। लोगों को स्वतंत्र रूप से अपना विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त हो। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन, लोगों को मजबूत करने के लिए सुशासन, कुशासन नहीं, सुशासन मतलब कि अच्छा शासन होना चाहिए। लोक नीति की आवश्यकता होती है और लोगों की नीति की आवश्यकता होती है। अच्छा, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़ा लोग है उसको सशक्ति प्राप्त करने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। अब देखते हैं आगे पॉइंट, मानव विकास के आय उपागम। आय उपागम में देखते हैं कि मानव विकास के कुछ महत्वपूर्ण उपागम। सबसे पहले देखेंगे आय उपागम, इसमें भी 4 पॉइंट देखेंगे। तो आय उपागम में देखते हैं, यह मानव विकास के सबसे पुराना उपागम में से एक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए देखना यही है। आय उपागम जो है मानव विकास के सबसे पुराने उपागम में से एक है। सबसे पुराना उपागम कौन सा है, आय उपागम। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। किसके साथ जोड़ करके देखा जा सकता है, आय के, पैसा को ध्यान में रख करके लोगों को पहचाना जा सकता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास भी ऊंचा होता है। सही बात है, जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा लोगों की मानसिकता चेंज होते जाएगा, ठीक है।
जैसे पहले कोई आदमी 200 रुपये का शर्ट पहनता है, अगर वो 1 लाख रुपये महीना कमाना चालू कर देगा, तो वो 200 रुपये का शर्ट नहीं पहनेगा, वो 1000 रुपये का शर्ट पहनेगा, क्योंकि उसका मानसिक रूप से वो परिपक्व हो जाएंगे। वो फिर अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब कहने का कि रहने का जो तौर तरीका है वो चेंज करना चालू कर देंगे। बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे क्या करेंगे, वो अपना आप में विकास करते जाएंगे। ये क्या हो गया, आय उपागम। बोले आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर भी क्या होता है, ऊंचा होगा। अब देखते हैं कल्याण उपागम। कैसा उपागम, कल्याण उपागम। तो कल्याण उपागम में देखते हैं, ये उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। देखते हैं फिर से एक बार, ये उपागम मानव को लाभार्थी लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। ये उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख सुविधा पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। तो मतलब कि लोगों के पास क्या होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा होना चाहिए, लोग सुख संसाधन होना चाहिए। ये सब उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क होता है। और किसका व्यय होना चाहिए इसमें, सरकारों का व्यय होना चाहिए। सरकार इसमें देखेंगे, कौन कल्याण करेगा, लोगों गरीबों का कौन कल्याण करेगा, सरकार करेंगे। किस पे करेंगे, शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर, सामाजिक सुरक्षा पर और सुख सुविधा पर। ये सब पर जो व्यय करेंगे, तर्क देंगे, खर्च करेंगे, कौन करेंगे, सरकार करेंगे और उच्च स्तर पर करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, सरकार कल्याण पर आधारित व्यय करके मानव विकास के स्तर में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। सही बात है। अगर लोग, सरकार अगर कल्याण पर, लोगों के कल्याण पर खर्च करेंगे, तो मानव विकास में भी वृद्धि करने के लिए ये क्या है, जिम्मेदार है। सही। क्या बोला, सरकार को मानव विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा योजना लगाना चाहिए, योजना बनाना चाहिए या लगाना चाहिए, नहीं बनाना, योजना लाना चाहिए। क्या बोले, मानव का कल्याण कैसे होगा, सरकार को क्या करना पड़ेगा कि मानव विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा योजना लाना चाहिए, ताकि लोगों को लाभ मिल सके और वो अपना गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर हो सके। इसी नंबर में देखेंगे आधारभूत आवश्यकता उपागम। इस उपागम में मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ILO को इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, प्रस्तावित किया है। ठीक है। तो फुल फॉर्म में भी कभी कभी पूछ देता है, ILO का फुल फॉर्म में क्या है, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इस इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO प्रस्तावित किया है। तो आधारभूत आवश्यकता उपागम को किसने प्रस्तावित किया है, ILO ने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखिएगा। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकता, जैसी इसमें क्या बोल रहा है, आधारभूत आवश्यकता उपागम में 6 न्यूनतम आवश्यकता है। जैसा कौन सा, स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति, मतलब पानी की उपलब्ध होना चाहिए, स्वच्छता, क्लीनिंग होना चाहिए, आवास, लोगों को घर की पहचान की, ये सब 6 आवश्यकता है लोगों का। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की अपेक्षा दी गई है। किसकी अपेक्षा दी गई है, प्रश्न की अपेक्षा। और और परिभाषित वर्गों को मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया है। किस पे दिया है, मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया है। लोगों का जो मूलभूत जरूरी चीज है, 6 चीज जरूरी, क्या क्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल आपूर्ति, स्वच्छता और आवास। ये सब जो 6 आवश्यकता है, जरूरी चीज है, इस पे क्या करना चाहिए, ध्यान देना, जोर देना चाहिए। अगला पॉइंट, उसके बाद क्षमता उपागम। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन, क्षमता उपागम का संबंध किससे है, प्रोफेसर
अमर्त्य सेन। इसका मतलब उधर जितना भी 3 था वो किससे था? डॉक्टर महबूबुल हक से। तो क्वेश्चन इसमें दे देता है, 3 तो दे देगा वो और 1 तो दे देगा क्षमता उपागम। बोलेगा निम्न में से किसकी अवधारणा है ये क्षमता उपागम? तो अमर्त्य सेन से है। संसाधन तक पहुंचने के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास का क्या है? कुंजी है। मानव विकास का चाबी क्या है? कि संसाधन तक पहुंच के क्षेत्र में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास का क्या है? कुंजी है। यहाँ तक ये हुआ आपका कंप्लीट। तो दोस्तों आज इतने तक रहने देते हैं, आगे एक ही वीडियो लगेगा और 15 से 20 मिनट का छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग आराम से देख सके, सुन सके। अगर याद नहीं होता है तो आप चला करके छोड़ दीजिएगा, कोई भी काम में बिजी हो जाइए और चला करके छोड़ दीजिए। उससे क्या होगा, आपको ध्यान में आते जाएगा, सब कुछ ध्यान में आते जाएगा और रटना कभी नहीं, रट नहीं पाओगे। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, रोज 10 मिनट लगेगा रीडिंग, पहले इसको लिख लीजिए पूरा कंटेंट को और 10 मिनट रोज खाली रीडिंग दीजिए। रीडिंग देते देते ऐसा हैबिट हो जाएगा कि जब क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में कुछ ना कुछ आप आराम से लिख सकेंगे। रटेंगे, रटने से याद नहीं होगा और किसी को भी याद नहीं होता है। कितना रट पाएंगे आप लोग? एकदम आराम से इजी मोड में इसको याद करना। और खाली ज्योग्राफी का नहीं, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का, सारा सब, होम साइंस, सोशियोलॉजी, सारा सब्जेक्ट का इस पे कंटेंट अपलोड किया जाएगा धीरे धीरे। एग्जाम से पहले तक में आपका सारा ऐसे पर डे एक एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप लोग बनाए रखे इसमें और आसान कंटेंट में के साथ जिम्मेदारी के साथ दे रहे हैं। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी करवाए। और कमेंट भी, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है या किसी चीज में प्रॉब्लम हो रहा है कि कैसे बनाना है और अच्छा तरीका से बनाना है, वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो इस क्लास में इंडो पीसेस एकेडमी का जो चैनल है, इस चैनल में अभी तो फिलहाल फ्री ही चलेगा। अभी कंटिन्यू, अभी जब तक नहीं होता है तब तक फ्री में प्रोवाइड कराते जाएंगे। अभी फ्री ही, यही मान के चलिए फ्री ही कोर्स है, कंटिन्यू रहेगा आप लोगों की सेवा में। थोड़ा सा प्यार चाहिए और कुछ नहीं, बस रहने देते हैं। और इसमें 6 से लेकर के 12 तक का सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे वीडियो दिया जाएगा। यहाँ तक कि 10th क्लास में साइंस तक का भी वीडियो इसमें अपलोड किया जाएगा, मैथ का भी। तो देखते हैं मैथ्स, 10th क्लास का मैथ्स का जो वीडियो है कल से अपलोड इस पे किया जाएगा। थैंक यू, गुड नाइट।